बबीता एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसके माँ बाप को आए दिन बस उसकी शादी की लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन देवी, जो कि दूसरे गांव की रहने वाली थी, उसे अपने बेटे अमर के लिए एक सीधी सादी बहू चाहिए थी। वो पूरे बिरादरी में अमर के लिए उसके जैसी लड़की उसे चाहिए थी। उसका ढिंडोरा पीट देती है। कुछ ही दिनों बाद अमर के लिए एक रिश्ता उसके फूफा लेकर आते हैं। अरे ये देखो, अमर बेटा के लिए बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। लड़की काफी पढ़ी लिखी है और हाँ, बैंक में सरकारी नौकरी करती है। मेरी बात मानो तो इस लड़की से ना अमर का रिश्ता पक्का कर दो। आपके घर में तो फिर धन दौलत की बरसात होती रहेगी। अरे हमें धन दौलत नहीं चाहिए भाई, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो दिखने में थोड़ी कम सुंदर होगी तब भी चलेगा, कम पढ़ी लिखी होगी तब भी चलेगा, लेकिन संस्कार से भरपूर होनी चाहिए। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे पूरे परिवार को एक साथ लेकर चले। और पैसे का क्या है, आज है कल नहीं, ये तो 4 दिन की चांदनी होती है। अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो? आजकल लोग ये सब नहीं देखते। आजकल सभी को पैसों से प्यार होता है। मेरी बात मानो तो अमर बेटे का रिश्ता पक्का कर दो। इसी लड़की से अच्छा खासा दान दहेज मिलेगा। और हाँ, तुम्हारा लड़का तो प्राइवेट नौकरी करता है, थोड़ा झूठ बोलकर और बढ़िया दहेज दिलवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। झूठ बोलकर हम किसी रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। खास कर हमें जिस रास्ते पर चलना नहीं है, उस रास्ते के बारे में बातचीत करने का क्या ही फायदा है। अगर आप सच में चाहते हो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए तो उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढो जो दहेज लेकर ना आए चलेगा, लेकिन संस्कार जरूर लेकर आए। वो आजकल के टाइम में आपके संस्कारी लड़की मिलना तो बहुत मुश्किल है। बाकी कहते हैं उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। अगर आप इसी उम्मीद में हैं कि आपके बेटे को संस्कारी बहू मिलेगी तो यही सही, हम भी देखते हैं कि आप कैसे संस्कारी बहू ढूंढ कर लाते हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अमर की माँ अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन उसे कहीं भी उसकी मनपसंद बहू नहीं मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन अमर के लिए बबीता का रिश्ता आता है। सुमन देवी बबीता की तस्वीर देखकर बहुत खुश होती है और मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोलती है, इस लड़की की तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये मेरे घर के लिए एकदम परफेक्ट है। पहली बार किसी को देखकर अंदर से बिल्कुल अच्छा चल रहा है। इस तरह से कुछ दिन बाद सुमन बबीता के घर उसे देखने के लिए जाती है। सुमन को बबीता बहुत पसंद आती है। बबीता दिखने में सुंदर थी और बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी थी। उसके रहन सहन और पहनावा देखकर बबीता समझ जाती है कि वह घर परिवार लेकर चलने वाली लड़की है। सुमन तुरंत बबीता को शगुन के तौर पर नारियल और सोने का कंगन देती है और कहती है, हमें बबीता बहुत पसंद है, बहुत जल्द हम बबीता को लेने के लिए आएंगे और हाँ, बड़ी धूमधाम से शादी होगी हमारे बच्चों की। और भाई साहब, आप ना चिंता मत करो, शादी की तैयारियों में लग जाओ, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। बहुत जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगी मैं तो। कुछ ही महीनों बाद बबीता को अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि मैं हो गई हूँ अब बूढ़ी। मुझसे ना भी घर का काम और घर की जिम्मेदारी संभलती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द बबीता मेरे घर आ जाए और घर की सारी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ले। सुमन की बात सुनकर बबीता के पिता बोलते हैं, बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम बहुत अच्छे से पूरी बारात का स्वागत करेंगे और आपको अगर कोई दान नहीं चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दान दहेज हमें नहीं चाहिए। अरे दहेज के रूप में आप अपनी बिटिया दे रहे हैं जो कि इतनी सुंदर और संस्कारी है। और क्या चाहिए एक ससुराल वाले को, और क्या चाहिए एक ससुराल वालों को? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी बेटी शादी के बाद मेरे पूरे घर को अपने प्यार और खुशियों से भर दे, दान दहेज से नहीं। आपकी बातें सुनकर ना मैं बहुत खुश हो गया। मैं दुआ करता हूँ कि हर लड़की को आप जैसी सास मिले। जिस घर में आप जैसी सास रहेगी ना, उस घर की बहू को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इस तरह से इतना महान बता रहे हैं, वरना आजकल के समय में कितने भी ससुराल वाले अच्छे क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ लोगों ने रिश्तों को बदनाम कर रखा है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अमर और बबीता का रिश्ता दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद अमर और बबीता की सगाई हो जाती है। अब पूरे घर में जोर शोर से अमर और बबीता की शादी की तैयारियां चल रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अमर वो सारे बारातियों के साथ बबीता के घर बारात लेकर जाता है। बाराती बहुत ही ज्यादा थके हुए थे और दूर का सफर था, जिस वजह से बबीता की बारात बस में से आई थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। शादी वाले दिन बबीता को बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी उसकी एक सहेली शादी में बना हुआ खाना लेकर आती है
और बबीता को खिलाते हुए उससे कहती है, अरे ये ले बबीता, जल्दी जल्दी खा ले वरना बाद में तुझे खाने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं शादी ब्याह में, इसीलिए दबा कर खा ले। सच में यार मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी दे दे, सुबह से भूखी हूँ मैं। इस तरह से बबीता जल्दी जल्दी खूब सारा खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद अमर और बबीता दोनों मंडप में बैठे होते हैं। तभी बबीता के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। बबीता मन ही मन कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं शादी की वजह से हो रहा है? बबीता, इन सबको नजरअंदाज कर, अभी तेरी शादी है, इस पर ध्यान लगाओ। बेचारी बबीता पेट में हो रहे गुड़गुड़ को नजरअंदाज कर देती है। देखते ही देखते बबीता और अमर की शादी हो जाती है। पूरे परिवार वाले बबीता और अमर को खूब सा आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी देर बाद बबीता की विदाई हो जाती है। बबीता बस में बैठकर अपने ससुराल की ओर निकल लेती है। बस में बैठे बैठे बबीता के पेट में बहुत जोर से गड़बड़ होने लगती है। वो समझ जाती है कि अब तो कुछ गड़बड़ है। पूरे बस में ज्यादातर लोग आदमी ही बैठे थे। बेचारी शर्म के मारे किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अचानक से बबीता के पेट में जोर जोर से गुड़गुड़ होने लगती है। उसका बस में ही पेट खराब हो जाता है। बबीता बेचारी शर्म से लाल पीली हो जाती है। पूरे बस में बदबू फैल जाती है। हर कोई बबीता के अजीबोगरीब नजर से देखने लगता है। बबीता बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। घूंघट की आड़ में रोते रोते उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। थोड़ी देर बाद बस उसके ससुराल रुकती है। जैसे ही अपनी बहू को बताने के लिए जाती है, बबीता रोते हुए नीचे आती है। बबीता की हालत देखकर सुमन सब कुछ समझ जाती है। तभी आसपास के कुछ लोग नई नवेली बबीता को मजाक बनाने लगते हैं। ये संस्कारी बहू ढूंढ कर लाई हो क्या सुमन? अरे तुम्हारी बहू ने तो आते ही तुम्हारी बेइज्जती कर दी। अरे पता नहीं क्या नई नवेली बहू कितने पर्दे में रहती है। अरे इसने बस में ही तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ये सब सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है और सुमन बोलती है, अगर किसी का पेट खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्कारी नहीं है, या फिर वो बेशरम है, या फिर उसे तौर तरीके नहीं है, या फिर उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अरे जो कुछ मेरी बहू के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता है। ये एक नॉर्मल बात है। अगर यही सब किसी आदमी के साथ होता तो आप लोग एक आम बात कहकर इसे टाल देते हैं, लेकिन जब यही चीज किसी औरत के साथ हो जाए तो बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। फिर औरत को बेशरम, बदचलन, न जाने क्या क्या बोल देते हैं। ये एक प्राकृतिक और कुदरती चीजें हैं जो कि हमारे हाथ में तो है नहीं। इसीलिए इन छोटी छोटी चीजों से किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना 50 बार सोच लेना। और हाँ, बबीता मेरी बहू है, मेरी बहू के बारे में बोलने से पहले तो जरूर सोच लेना। इस तरह से सुमन आसपास के सभी लोगों को जवाब दे देती है। सभी लोग अपना अपना मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। बबीता भी अपनी सास का ये रूप देखकर बहुत खुश होती है और बबीता हंसी खुशी अपने ससुराल में अपना पहला कदम रखती है और अपने प्यारे से ससुराल को अपने रंग में रंग देती है। काजल बहुत काली थी, जिस वजह से कहीं भी उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। काजल को इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि वो काली है। ऐसे ही इस बार फिर से काजल का रिश्ता टूट जाता है तो उसकी माँ शोभा बेहद दुखी हो जाती है। जिसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ तुम दुखी क्यों होती हो? तुम्हारी बेटी ना बहुत काबिल है। अगर मेरी शादी नहीं भी होती है ना तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। पता नहीं भगवान ने कौन से काले स्याही से तेरी किस्मत लिखी है। एक तो तेरा रंग काला, ऊपर से तुझसे कोई शादी भी नहीं करना चाहता। काजल बेटा, मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता होती है। तू इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी शोभा की सहेली कोमल उसके घर आती है और शोभा की सारी बातें सुन लेती है। शोभा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? काजल बिटिया की शादी नहीं हो रही, वो भी इसीलिए क्योंकि वो काली है। अरे कोमल, तू यहाँ तू कब आई? और आने से पहले तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने तुझे कुछ नहीं बताया और अचानक से चली आई। अगर मैं तुझे बता कर आती तो तू मुझसे कभी अपने दुख शेयर नहीं करती। मैंने सब सुन लिया है, बात को घुमा मत तू। कोमल, क्या बताऊं, मेरी तो चिंता बढ़ती ही जा रही है। अब तू ही कुछ कर मेरी बेटी के लिए। कोई अच्छा लड़का देखना। मैं कहीं और क्यों देखूं जब अपनी काजल बिटिया का रिश्ता मेरे खुद के बेटे रवि से हो सकता है। तो
मैं अपने रवि बेटे से तेरी बेटी की शादी करवाऊंगी। मुझे अपने घर के लिए बिल्कुल संस्कारी बहू चाहिए, न कि गोरी वोरी। मैं काजल को बचपन से जानती हूँ कि काजल कितनी संस्कारी है। क्या कोमल, तू नहीं जानती मुझ गरीब से रिश्ता जोड़कर तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पर क्या मेरी काली बेटी को तेरा बेटा अपनाएगा? ऐसे कैसे नहीं अपनाएगा? माँ हूँ मैं उसकी। अब कोमल जबरदस्ती रवि की शादी काजल से करवा देती है, बिना रवि की इजाजत लिए। रवि अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। ऐसे ही एक दिन रवि अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है, तभी काजल उसके सामने आ जाती है। काजल का काला रंग देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, तुम यहाँ अचानक? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बार बोला है तुम्हें कि तुम काली हो, अचानक से मेरे सामने मत आया करो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाए। मैं तो आपका लंच देने आई थी ताकि आप कल की तरह भूले ना। काजल रवि को लंच देकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर रवि हर समय काजल से उखड़ा उखड़ा रहता है। ऐसे ही एक दिन, रवि, रात के 1 बज रहे हैं, आप अभी तक काम कर रहे हैं, सो जाइए ना, सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे पास बहुत सारा काम है और जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं नहीं सोने वाला। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। रवि जी, कोई बात है क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप ना मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं आपको पसंद नहीं हूँ या फिर कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए ना, आखिर बात क्या है। सो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रवि के कहने पर काजल चुपचाप सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपनी बहू के हाथ में सारे पैसे देते हुए उससे कहती है, काजल बहू, अब तू इस घर की बहू है, सारी जिम्मेदारी तेरी है। अब तुझे ही पूरा घर संभालना है, इसीलिए ये सारे पैसे तू तिजोरी में रख दे और इनमें से कुछ पैसे लेकर सब्जी लेने के लिए बाजार चली जा। क्या इतने सारे पैसे तिजोरी में मैं रखूं और अकेली बाजार जाऊं मैं? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होगा। आप ना इन पैसों को खुद ही रखो और मेरे साथ मार्केट चलो, मैं अकेले खरीदारी नहीं कर सकती। बहू, डरती क्यों है? हमेशा तो मैं ही तेरे साथ बाजार जाती हूँ ना। आज तू अकेली जा, डर मत। अपनी सास के कहने पर आज काजल अकेली बाजार जाती है। काजल सब्जी लेकर घर आने लगती है कि तभी इसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है, जहां रेस्टोरेंट के बाहर वह अपने पति को किसी गैर लड़की के साथ बैठकर बातें करते हुए देखती है। रवि ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर काजल को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो अपने पति पर नजर रखती है और उन दोनों की छुपकर बातें सुनती है। मुझे माफ करना सपना, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं अपनी उस काली बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, पर मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो माँ मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देगी। लेकिन रवि, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम अपने साथ साथ ना मुझे और अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहे हो। मेरी तो जिंदगी धोखा बन चुकी है। समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हें घर वालों से मिलवाऊं और कैसे काजल को पूरा सच बताऊं। काजल बहुत अच्छी लड़की है, भले ही काली है। मुझे काजल जरा भी नहीं पसंद, पर मुझे उसके लिए दुख होता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और वो बेवकूफ लड़की तो आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करती है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपनी उस काली बीबी को अपना लो या फिर घर में सब कुछ सच सच बता दो। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है और जब काजल को पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो काजल भी पूरी तरह से टूट जाती है और रोती हुई घर जाती है। रात को जब रवि घर आता है तो काजल रवि से सवाल करती है, रवि, सच सच बताना, क्या मैं काली हूँ इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते? काजल, ये सब क्या ड्रामा है? आज फिर तुम्हारा वही ड्रामा शुरू हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, मुझसे इस तरह की बातें मत पूछा करो। आज मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं जिस इंसान से इतना ज्यादा प्यार करती थी ना, वही इंसान मुझे धोखा दे रहा है। और वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे डर है कि उसकी माँ उसे उसकी प्रॉपर्टी से अलग कर देगी। तुम्हें कैसे पता ये सब? अब काजल रवि को सारी बात बताती है। उसके बाद रवि भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसके बाद काजल एक बड़ा फैसला लेती है और रवि से कहती है,
मैं आपके और सपना के बीच में नहीं आना चाहती और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी ताकि आप सपना के साथ हमेशा खुश रहो। और माँ जी ना आपको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करेंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। काजल मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आप मुझसे माफी मत मांगो क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं आप दोनों के बीच आ रही थी। अब काजल सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर रवि को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसे बहुत दूर चली जाती है। काजल के जाने के बाद रवि को एहसास होता है कि उसने काजल को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि काजल के साथ रहकर कहीं ना कहीं रवि सपना को भूल चुका था और काजल को पसंद करने लगा था। पर जब तक रवि को इस बात का एहसास होता तब तक काजल उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। सुंदरबन जंगल में चिंकी तोती और पिंकी चिड़िया नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सहेली चिंकी तोती को अपने बॉयफ्रेंड चिंटू तोते से मिलवाने एक रेस्टोरेंट लेकर आती है। दोनों सहेलियां रेस्टोरेंट में बैठकर चिंटू तोते का इंतजार कर रही होती हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद चिंकी तोती पिंकी चिड़िया से कहती है, पिंकी यार, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड जिसके चरणों का प्रकाश अभी तक इस रेस्टोरेंट में नहीं पड़ा? कब से वेट कर रहे हैं? अरे चिंकी, थोड़ा सब्र कर ले, बस आते होंगे, मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया चिंटू तोते को कॉल करने वाली होती है। जितने में चिंटू तोता रेस्टोरेंट में आ जाता है और पिंकी से कहता है, सॉरी माय स्वीट हार्ट, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए कैब बुक करके यहाँ तक आया, सॉरी। इट्स ओके चिंटू, हम भी अभी आए हैं। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पिंकी, तू झूठ क्यों बोल रही है? चिंकी, तू पागल है, कुछ भी बोलती है। चिंटू जी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी तोती है। हेलो चिंकी। हाय, वैसे मुझको बहुत जोर से भूख लग रही है, क्या हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ चिंकी, क्यों नहीं। इतना बोलकर चिंटू तोता सबके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। चिंकी तोती को पहली नजर में चिंटू तोता काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। चिंकी तोती नजर भरकर चिंटू तोते को देखती कि देखती रह जाती है। कुछ देर बाद सब खाना खाने के बाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी चिंटू तोता पिंकी चिड़िया से कहता है, पिंकी, ये लो तुम्हारे लिए डायमंड का हार, तुम्हें काफी टाइम से चाहिए था ना? वाह, कितना खूबसूरत है, थैंक यू सो मच चिंटू। तुमसे कम खूबसूरत है। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम ध्यान से घर जाना और घर पहुंचते से मुझे कॉल कर देना। वैसे चिंकी, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, बाय। इतना बोलकर चिंटू तोता वहां से चला जाता है। पिंकी चिड़िया और चिंकी तोती भी अपने घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ समय बाद पिंकी चिड़िया के घर वाले पंडित जी से अपनी बेटी की शादी की तारीख निकलवाते हैं। शादी की शॉपिंग और छोटे मोटे फंक्शन के दौरान चिंकी तोती की मुलाकात चिंटू तोते से होती रहती है और चिंकी तोती मन ही मन चिंटू तोती को अपना दिल दे बैठती है। लेकिन इस बात से बेखबर चिंकी किसी को कुछ नहीं बताती। एक दिन चिंकी अपने फोन में चिंटू तोते की फोटो देखकर खुद से कहती है, चिंटू, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। जैसे तुम पिंकी का ख्याल रखते हो, उसकी छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हो, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब तो बस मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारी ही पत्नी बनना है। इसके लिए मुझे चाहे अपनी सहेली को भी रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। अब जैसे जैसे पिंकी चिड़िया और चिंटू तोते की शादी का दिन नजदीक आ रहा होता है, वैसे वैसे चिंकी तोती चिंटू तोते को पाने के लिए पागल होती जा रही थी और उसका ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन चिंकी पिंकी से कहती है, पिंकी, तुझको पता है मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती हूँ, पर मेरे प्यार के बीच में कोई आ रहा है। अच्छा, लेकिन कौन है वो जो तेरे प्यार के बीच में आ रहा है, जरा मुझको भी तो बता। और तू किससे प्यार करती है, उस पक्षी का नाम भी तो बता। अच्छा, तो तू जानना चाहती है कि मैं किससे प्यार करती हूँ? मैं चिंटू तोते से प्यार करती हूँ और तू ही है जो हमारे प्यार के बीच में आ रही है। आई एम सॉरी पिंकी, तुझे चिंटू और मेरे बीच से हटना होगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ये बात सुनकर पिंकी हैरान रह जाती है। क्या चिंकी, तो ये क्या बोल रही है? मैं चिंटू से बेहद प्यार करती हूँ, मेरी और चिंटू की शादी होने वाली है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मेरी जगह कैसे ले सकती है? तुझको ऐसा बोलती हुई जरा भी शर्म नहीं आ रही? आई एम सॉरी पिंकी, मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
इतना बोलकर चिंकी तोती पिंकी चिड़िया को जान से मार देती है। जब पिंकी चिड़िया की मौत की खबर घर में सबको लगती है, सब बहुत परेशान हो जाते हैं और अब चिंटू तोता बहुत अकेला रहने लगता है। चिंटू तोते के अकेलेपन का फायदा उठाकर चिंकी तोती चिंटू को सहारा देने लगती है। इस तरह धीरे धीरे करके चिंटू तोता चिंकी तोती के प्यार में चिंकी चिड़िया को भूलने लगता है और फिर कुछ ही महीनों बाद चिंटू तोता चिंकी तोती से शादी कर लेता है। चिंटू तोते को अपने पति के रूप में पाकर चिंकी तोती बहुत खुश होती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। इसी तरह हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं और पिंकी चिड़िया की मौत सबके लिए एक रहस्य बनकर रह जाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है चिंकी तोती अपनी सहेली पिंकी चिड़िया को क्यों मार देती है? दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां रोजाना देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।